Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 6th May 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. First article is a quote which reads, "Freedom of press is a precious privilege that no country can forego." ये कोट महात्मा गांधी ने दिया है। ये कोट एसे राइटिंग में हेल्पफुल हो सकता है और जीएस पेपर 4 एथिक्स एंड इंटीग्रिटी में भी इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो करंट कॉन्टेक्स्ट देखते हैं जिस कॉन्टेक्स्ट में ये कोट न्यूज़पेपर में आया है। वैसे तो हर मंडे को इंडियन एक्सप्रेस में कोई ना कोई एक कोट आता है और जो भी मुझे लगता है कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है फिर वो मैं कवर भी करता हूँ न्यूज़पेपर एनालिसिस में। और यूजुअली मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप वीडियो को पॉज करें और उस कोट के ऊपर रिफ्लेक्ट करें, नॉर्मली जब वो एक फिलोसॉफिकल कोट होता है तो। बट ये वाले कोट पे कोई बहुत ज़्यादा ऐसे रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है नहीं। ये सीधा सीधा स्टेटमेंट है, देख करके आपको समझ आ रहा है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात की जा रही है और वो इम्पोर्टेंट क्यों है। तो देखते हैं एक बार के लिए कि करंट कॉन्टेक्स्ट क्या है जिस कारण से ये फ्रीडम ऑफ प्रेस के ऊपर ये कोट आया है। देखिए, 3 मई को हर साल दुनिया भर में हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। इसकी हिस्ट्री है क्योंकि इसी दिन को 1993 में डिक्लेरेशन ऑफ विंडहोक एक्सेप्ट किया गया था वर्ल्ड वाइड। तो डिक्लेरेशन ऑफ विंडहोक इज बेसिकली एम्ड एट ensuring फ्री प्रेस वर्ल्ड वाइड। तो विंडहोक एक जगह है नामीबिया में, उसकी कैपिटल सिटी है नामीबिया की, साउथ अफ्रीकन कंट्री है। और विंडहोक में ही दुनिया के अलग अलग देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स ने मिल करके डिक्लेरेशन ऑफ विंडहोक अडॉप्ट किया और बाद में इस डिक्लेरेशन को प्रोक्लेम भी किया गया एट यूनाइटेड नेशंस प्लेटफॉर्म। और यूनाइटेड नेशंस प्लेटफॉर्म पे एक्सेप्टेंस के बाद इस दिन को, चूंकि इसी दिन को डिक्लेरेशन ऑफ विंडहोक किया गया था, तो इस दिन को फिर हमने डिक्लेयर कर दिया वर्ल्ड वाइड एज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, ताकि हर साल जब हम लोग वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे सेलिब्रेट करें तो वर्ल्ड कंट्रीज, खासकर वो जो इस डिक्लेरेशन ऑफ विंडहोक के मेंबर हैं, वो इस बात को रिफ्लेक्ट कर पाएं कि फ्री प्रेस क्यों इम्पोर्टेंट है। तो सरल बात है कि 3 मई को था वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। वो इसलिए क्योंकि इसी दिन डिक्लेरेशन ऑफ विंडो को एक्सेप्ट किया गया और इसी कारण से ये जो कोट है फ्रीडम ऑफ प्रेस के ऊपर वो हाल फिलहाल में न्यूज़पेपर में आया है। हम लोग इस कोट के बारे में फोकस करते हैं। सो दिस कोट फोकसेज ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ फ्री जर्नलिज्म। तो क्यों फ्री जर्नलिज्म इंपॉर्टेंट है, उसके लिए अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हैं। जर्नलिज्म या फिर प्रेस इज कंसिडर्ड टू बी फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। क्यों इसको फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, जर्नलिज्म को या फ्री प्रेस को या मीडिया को, उसको लेकर के हमने एक आर्टिकल ऑलरेडी किया हुआ है, फैक्ट चेकिंग यूनिट हमने देखा था। एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ। देखिए, बिल्कुल पुराने जमाने में जब डेमोक्रेसी, एंशियंट ग्रीक सोसाइटी में जब डेमोक्रेसी प्रैक्टिस की जा रही थी, सो वहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी हुआ करती थी। लोग एक बड़े से स्टेडियम में इकट्ठा हो जाते थे और वहाँ पे फिर किसी भी मुद्दे पे वोटिंग जो होती थी उसमें सब लोग पार्टिसिपेट करके फैसला करते थे कि किस तरीके का एक्शन लिया जाना चाहिए। बट विथ टाइम द स्टेट ग्रीव वाइडर एंड पॉपुलेशन ऑल्सो इंक्रीज्ड मल्टीपल टाइम्स। अब कोई ऐसा स्टेडियम नहीं बनाया जा सकता जहाँ पे सारे लोग इकट्ठा हो जाएं और मिल करके कोई कानून बनाए। तो फिर कंसीडरिंग द लार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ द स्टेट एंड ह्यूज पॉपुलेशन, अब हम लोग रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन करके एक लेजिस्लेटिव बॉडी में भेजते हैं और फिर वहां पे लोगों के बिहाफ पे उनका रिप्रेजेंटेटिव कानून बनाता है और उनके ओपिनियन को रखता है। यही प्रोसेस, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन करके भेजने का प्रोसेस अभी चल रहा है भारत के अंदर, जहां कल हम लोग गुवाहाटी में वी विल बी वोटिंग फॉर द रिप्रेजेंटेटिव्स। वी मतलब यहाँ के लोग दे विल बी वोटिंग फॉर द रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम सम कॉन्स्टिट्यूएंसीज फ्रॉम लोअर असम, राइट। तो इस तरीके से रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हाल फिलहाल में प्रैक्टिस होती है इन करंट टाइम्स वेयर स्टेट्स आर क्वाइट बिग as far as territory is concerned and as far as their population is concerned.
अब देखिए, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के अंदर लोगों को अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुन के भेजने होते हैं लेजिस्लेटिव बॉडी के अंदर। इतने सारे लोग, लगभग 10 लाख लोग मिलकर के एक रिप्रेजेंटेटिव को चुन के भेजेंगे। तो आप जब इलेक्शन में वोट कर रहे हैं तो जरूरी है कि आपके पास सही इंफॉर्मेशन हो, जिस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आप फैसला ले पाएं और अपना वोट दे पाएं। और वो सही इंफॉर्मेशन पहुंचाने की जिम्मेदारी है मीडिया की या प्रेस की। और इसी कारण से मीडिया को या प्रेस को कहा गया है फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि अगर इन लोगों ने बिल्कुल इम्पार्शियल तरीके से अगर इंफॉर्मेशन को नहीं पहुंचाया तो फिर हम लोग किस ग्राउंड पे अपना ओपिनियन बनाएंगे, किस ग्राउंड पे वोट करेंगे। ऑल द एक्टिविटीज ऑफ वोटिंग एंड ऑल विल बिकम nonsensical if the media does not pass us the right information in unbiased manner. तो यही कारण है कि फ्री जर्नलिज्म को कहा गया है फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। अदर थ्री पिलर्स आर एग्जीक्यूटिव्स, लेजिस्लेचर्स एंड जुडिशियरी। मीडिया फोर्थ पिलर है, वही हमारे पास अनबायस्ड तरीके से इन्फॉर्मेशन पहुंचाएगी तो फिर हम अपना सही ओपिनियन बनाएंगे और फिर अलग अलग कैंडिडेट्स के बीच में से अपने पसंदीदा कैंडिडेट को हम लोग चुन करके लेजिस्लेटिव बॉडी में भेजेंगे। उसके अलावा फ्री जर्नलिज्म इज इंपॉर्टेंट टू बिकम वॉइस ऑफ द वॉइसलेस, मतलब इन ऑर्डर टू ब्रिंग फॉरवर्ड द कंसर्निंग या प्रेसिंग इश्यूज ऑफ द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी। फॉर एग्जाम्पल, द सुसाइड केस ऑफ स्टूडेंट रोहित वेमुला from scheduled caste community highlighted the oppressions faced by scheduled caste students. The oppressions or the backwardness of people from scheduled tribe, उनके प्लाइटफुल कंडीशन को भी जब जर्नलिस्ट अनबायस्ड तरीके से अखबारों में रखते हैं तो पूरे देश का जो कंसर्न है उनके प्लाइटफुल कंडीशन की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो इस तरीके से जर्नलिज्म कैन एक्ट एज, ओनली इफ इट इज फ्री अनबायस्ड, देन इट कैन एक्ट एज वॉइस ऑफ द वॉइसलेस। उसके अलावा महात्मा गांधी खुद ही लिखते हैं कि फ्री जर्नलिज्म विल हेल्प इन रिफाइनमेंट ऑफ आइडियाज। ध्यान से समझिएगा, गांधी जी का कहना है कि देखिए, फ्री प्रेस से अपने आप में सारी चीजें परफेक्ट नहीं हो जाएंगी। शुरुआती दौर में होगा क्या कि व्हेन वी विल बी अडॉप्टिंग फ्री प्रेस, तो जो डोमिनेंट सोशल ग्रुप है समाज का, दे विल टेक कंट्रोल ऑफ द प्रेस एंड दे विल शेप नैरेटिव थ्रू द प्रेस विच विल एडवांस देयर इंटरेस्ट। स्टार्टिंग में ये होगा, बट फिर क्या होगा, सिंस प्रेस इज फ्री तो फिर इस डोमिनेंट आइडियाज को भी चैलेंज किया जाएगा, काउंटर आइडियाज आएंगे और इस तरीके से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देयर विल कोर्स करेक्शन एंड बेटर आइडियाज विल इमर्ज। बट दैट इज ओनली पॉसिबल व्हेन प्रेस रिमेन्स फ्री ऑल द टाइम। तो ये कुछ नहीं, डायलेक्टिकल मेथड है सोक्रेटस का। याद कीजिए स्टूडेंट्स, एथिक्स क्लास में मैंने आपको सिखाया है डायलेक्टिकल मेथड, थेसिस, एंटीथेसिस एंड सिंथेसिस, हायर आइडियाज इमर्जिंग। इस पे यूपीएससी ने एस्से भी पूछा है, थिंकिंग इज अ गेम विच ऑलवेज रिक्वायर्स टू प्लेयर्स, राइट, लास्ट ईयर एस्से टॉपिक। तो वही बात कह रहे हैं महात्मा गांधी कि समाज में भी आइडियाज, काउंटर आइडियाज एंड रिफाइनमेंट इन आइडियाज वेज is possible only if the press remains free. On overall, press is also important in shaping public perception. इसलिए प्रेस को कोशिश करनी चाहिए कि वो कोई भी बायस्ड इंफॉर्मेशन ना दे, गाइडेड बाय देयर ओन पर्सनल इंटरेस्ट। इसी कॉन्टेक्स्ट में कोट मेरे नज़र में आता है, मेरे ध्यान में आया तो मैंने यहाँ लिख दिया। नेपोलियन बोनापार्टे ने कहा था कि 4 hostile newspapers are more to be feared than 1,000 bayonets। तो किसी भी हथियार, बारूद से ज्यादा खतरनाक है अखबार, अगर वो आपके पीछे पड़ गए तो बेसिकली अखबार वाले व्हेन दे एक्ट विथ वेस्टेड इंटरेस्ट दे कैन बी वेरी डेंजरस। तो इसलिए जरूरी है कि जर्नलिज्म फ्री रहे, अनबायस्ड रहे और लोगों के सामने अनकलर्ड आइडियाज, इंफॉर्मेशन ला करके रखे और उन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे लोग अपना ओपिनियन बनाएं। सो दिस इज हाउ, अगर इन सारे आइडियाज से गाइडेड होकर के अगर जर्नलिज्म प्रैक्टिस की जाएगी तो उसको कहा जाएगा रेस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म। इसके कुछ फीचर्स होंगे, ट्रांसपेरेंसी होगी, अकाउंटेबिलिटी होगी, मतलब हर एक इंफॉर्मेशन को स्पष्ट तरीके से कि इसका सोर्स ये है। अकाउंटेबिलिटी भी होगी, अगर कुछ गलत इंफॉर्मेशन दे देते हैं तो अगले दिन उसको चेंज भी करेंगे, माफी भी मांगेंगे। जर्नलिस्टिक एथिक्स, जो भी हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स हैं, ये नहीं कि इन द नेम ऑफ इंफॉर्मेशन किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन का एड दिखा रहे हैं, इन द नेम ऑफ इंफॉर्मेशन हम लोग
सेंसेशनलाइजेशन कर रहे हैं। आजकल ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं, आगे देखेंगे। इसी का एग्जाम्पल मैंने यहाँ दिया। ये देखिए, दो अलग अलग न्यूज को कैसे एक साथ जक्स्टापोज किया गया है। स्पेनिश शिप ऑन आवर कोस्ट डाइड इन ओल्ड ग्लोरी। अब दूर से देख के लग गया कि स्पेनिश डाइड इन आवर कोस्ट, राइट। तो ये सब होता है नॉट मेंटेनिंग जर्नलिस्टिक एथिक्स, ये होता है सेंसेशनलाइजेशन, टीआरपी रिलेटेड रिपोर्टिंग, ये सब इररेस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म में आएगा। तो दीज आर द इश्यूज विद जर्नलिज्म इन इंडिया। इरोजन ऑफ एथिक्स इन जर्नलिज्म, स्प्रेड ऑफ फेक न्यूज, पेड न्यूज। पेड न्यूज क्या होता है? पैसा लेकर के ऐसा इंफॉर्मेशन छापना जो देख करके लगता है कि न्यूज है, बट असल में वो किसी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन के लिए एडवर्टीजमेंट का काम कर रहा हो। सेंसेशनलिज्म, एग्जैजरेटिंग ट्रिवियल स्टोरीज, छोटी छोटी बातों को ऐसे बढ़ा चढ़ा करके कहना। बायस्ड रिपोर्टिंग, आप देखते हैं कि न्यूज चैनल वाले बैठ करके पहले ही चर्चा करने लगते हैं कि कौन दोषी है, कौन क्रिमिनल है, किसने मर्डर किया है। मिसयूज ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड प्रेस। फ्रीडम ऑफ प्रेस या freedom of expression for press is one of the fundamental right, because you see, freedom of speech and expression is a fundamental right guaranteed under article 19(1)(a), and Supreme Court has said कि if press does not remain free, then how will individual get right information, and on what basis individuals will practice their freedom of speech and expression. So that is why Article 19(1)(a) implicitly says कि freedom of press is one of the fundamental right, but उसका misuse होता है, कुछ भी छापते हैं। मैनिपुलेशन फॉर टीआरपी, टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ भी मैनिपुलेशन करते हैं। येलो जर्नलिज्म, येलो जर्नलिज्म इज दैट स्टाइल ऑफ न्यूज़पेपर रिपोर्टिंग which overemphasizes on sensational things and misrepresents facts। जैसे संजू मूवी में आपने देखा हो कि वो किसी भी स्टेटमेंट को लिख करके आगे छोटा सा क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं कि क्या ये क्रिमिनल है, क्वेश्चन मार्क। अब लोग क्वेश्चन मार्क तो पढ़ते नहीं हैं और लोग बस वो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सो ये सब एग्जांपल होगा येलो जर्नलिज्म का। येलो जर्नलिज्म सिंपली मींस पुअर जर्नलिज्म गाइडेड बाय कॉमर्शियल इंटरेस्ट एंड कंप्लीटली रिजेक्टिंग, नेग्लेक्टिंग जर्नलिस्टिक एथिक्स, उसको कहा जाएगा येलो जर्नलिज्म। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ये क्वेश्चन मेंस में आपसे पूछा जा सकता है जीएस पेपर 4 में। ओनली बाय फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियाज कैन ट्रूथ इन लॉन्ग रन बी फाउंड, डिस्कस। तो बेसिकली यहाँ पे आपको थोड़ा सा सोक्रेटस का आपको डायलेक्टिकल मेथड भी मेंशन कर देना है। उसके अलावा डायलेक्टिकल मेथड का क्या सिग्निफिकेंस है फॉर कमिंग और फॉर ब्रिंगिंग ट्रुथ, वो मेंशन करना है, और फिर उसको धीरे से लिंक कर देना है फ्रीडम ऑफ प्रेस से। तो ये वाली बात जो महात्मा गांधी की मैं बता रहा था कि फ्रीडम ऑफ प्रेस होगा तो रिफाइनमेंट ऑफ आइडियाज होंगे, ओपिनियन आएंगे, काउंटर ओपिनियन आएंगे, फिर उससे बेहतर आइडियाज आएंगे। उसी पे ये प्रश्न है। अक्सर आप स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर कोट कब लिखना चाहिए। देखिए, कोट्स तभी लिखें जब आपके मन से आवाज आ रही हो कि यहाँ पे ये वाला कोट बहुत ही लॉजिकली, ऑर्गेनिकली फिट हो रहा है। जैसे ये वाला क्वेश्चन में जब मैं हिंट्स दे रहा था तो मेरे मन में एक लॉजिकली एक कोट आया। वोल्टेयर फ्रेंच फिलोसोफर हैं ऑफ 18th सेंचुरी, उन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन को भी इंस्पायर किया है। उनका एक कोट है, आई मे नॉट अग्री विथ वॉट यू हैव टू से, बट आई विल डिफेंड टू द डेथ योर राइट टू से इट। अब ये कोट जो है कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच का महत्व हाईलाइट कर रहा है कि एवरी इंडिविजुअल हैज राइट टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन, इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप उस ओपिनियन से अग्री करते हैं कि नहीं करते। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच, और फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच को आप लिंक कर दीजिए फ्रीडम ऑफ प्रेस से कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए जरूरी है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस हो, तभी तो आपको सही इंफॉर्मेशन मिलेगा पहले प्रेस के थ्रू, और तभी तो आप अपनी स्पीच को प्रैक्टिस करेंगे प्रेस के थ्रू। जब आप कोई आर्टिकल लिखेंगे और प्रेस फ्री होगा तभी तो आपके आर्टिकल को वो छापेगा, नहीं तो अगर वो बाइस्ड होगा और वो आपके आर्टिकल से अगर सहमत नहीं होगा तो आपके जेन्युइन आइडियाज को भी रिजेक्ट कर देगा। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस इज linked with freedom of speech, or freedom of speech is very important in order to have better ideas, higher ideas।
तो इस तरीके से इनडायरेक्टली पहले आपने ये कोट लिखा, फिर उससे फ्रीडम ऑफ स्पीच को हाईलाइट किया, फ्रीडम ऑफ स्पीच को फ्रीडम ऑफ प्रेस से जोड़ा, और फिर आपने धीरे से बिल्ड कर दिया कि फ्रीडम ऑफ प्रेस इज पॉसिबल ओनली व्हेन जर्नलिज्म इज प्रैक्टिस्ड इन एथिकल मैनर। और फिर लिख दिए इंपॉर्टेंस ऑफ फ्री जर्नलिज्म, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, वॉइस ऑफ द वॉइसलेस, रिफाइनमेंट ऑफ आइडियाज, वो सब तो हमने डिस्कस किया ही है। कंक्लूजन में सोक्रेटस वाला जो आइडिया है, डायलेक्टिकल मेथड जो मैंने आपको सिखाया, कन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियाज, थेसिस एंड एंटीथेसिस लीडिंग टू सिंथेसिस। मैं जानता हूं जो स्टूडेंट्स पहली बार सुन रहे होंगे उनको ये वाली बात नहीं समझ में आई होगी। एथिक्स जो बच्चे पढ़ चुके, जो स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं, आई जस्ट होप कि आपको ये बात याद आ रही होगी, सोक्रेटस का डायलेक्टिकल मेथड। The next article is about artificial general intelligence. This topic is important from our syllabus GS paper 3 science and technology point of view, also helpful for GS paper 4 ethics and integrity. देखिए, लास्ट ईयर भी मैंने कहा था कि एआई पे प्रश्न आएगा ही आएगा, और क्योंकि एआई इज अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक, राइट, तो एसए में आया, जीएस पेपर 3 में भी आया। मुझे लगता है फिर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे प्रश्न आ सकता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो देखते हैं, ध्यान से समझते हैं, वो चीजें रिवाइज करते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का डेफिनेशन क्या है एज पर नीति आयोग? एज पर नीति आयोग, इट इज कॉन्स्टेलेशन ऑफ टेक्नोलॉजी दैट इनेबल मशीन्स टू एक्ट विद हायर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस एंड एम्यूलेट ह्यूमन कैपेबिलिटीज। तो मशीन्स जो इंसानों की तरह एक्ट करना का, आप कह सकते हैं एम्यूलेशन करते हैं, मतलब ऐसा देखने पे लगता है कि दे आर एक्टिंग लाइक ह्यूमंस, ऐसे मशीन्स को हम लोग कहेंगे आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट मशीन्स, एआई मशीन्स। फॉर एग्जांपल आजकल एआई के एसीज आ रहे हैं। तो एआई एसीज का कैसा है कि वो टेम्परेचर के हिसाब से, एक्सटर्नल टेम्परेचर के हिसाब से फिर वो अपने टेम्परेचर को सेट कर लेता है। आप एक रेंज दे दीजिए कि मुझे 22 से 27 तक चाहिए टेम्परेचर, और फिर वो एक्सटर्नल टेम्परेचर को देख करके, एक्सटर्नल बाहर में बहुत गर्मी रहती है तो अंदर में वो ज़्यादा टेम्परेचर नीचे कर देता है, बाहर में नॉर्मल रहता है तो टेम्परेचर वो बढ़ा देता है, पावर सेविंग भी होती है। तो इस तरीके की जो मशीन्स हैं उनको कहा जाएगा एआई मशीन्स। तो नॉर्मली क्या होता है, आप इस पे मान लीजिए कि एस्से लिख रहे हो एआई पे, या फिर कोई क्वेश्चन आंसर कर रहे हो, तो आपको ऐसे शुरुआत करनी चाहिए कि देखिए मशीनों का काम क्या होता है। मशीनों का काम होता है हमारी मेहनत को घटाना, इंसानों की मेहनत को घटाना। जैसे लिफ्ट एक मशीन है, कार एक मशीन है, हम एक जगह से दूसरी जगह चल करके पैदल जाते, हम अब कार में बैठ करके पहुंच जाते हैं। लेकिन हमारी मेहनत जो है, इंसानों की मेहनत, वो दो तरीके से होती है, फिजिकल एज वेल एज मेंटल। तो ज्यादातर मशीनें जो हैं वो हमारे फिजिकल वर्क को घटाती रही हैं अभी तक। जैसे कि रेफ्रि वॉशिंग मशीन हो गया, वो कपड़े धो देता है। तो ज्यादातर जो अभी तक की मशीनें थी वो हमारी फिजिकल लेबर की रिक्वायरमेंट को रिड्यूस कर देती। बट जो आजकल की मशीनें आ रही हैं, जिसको हम लोग कहते हैं फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की मशीनें, फोर्थ एआई के बाद की मशीनें, कुछ हद तक हमारे फिजिकल के अलावा मेंटल वर्क को भी रिड्यूस कर देती हैं, मेंटल लेबर को भी रिड्यूस कर देती हैं। कि फ्रिज के अंदर सामान कम रखा है तो फिर वो कूलिंग को घटा दिया, फ्रिज के अंदर सामान बढ़ा हुआ है तो कूलिंग को बढ़ा दिया। इस तरीके से वो अपने आप को एडजस्ट करता रहता है। तो ऊपर से देख करके लगता है कि अरे यार ये तो फैसले ले रहा है अपने बेसिस पे, जैसे हम लोग को इंस्ट्रक्शन देते थे, मतलब सोच समझ के हम लोग सेट करते हैं टेम्परेचर एंड ऑल, ये तो खुद ही कर ले रहा है। देख के लगता है कि अरे यार दे आर इंटेलिजेंट, बट दे आर नॉट एक्चुअली ह्यूमन इंटेलिजेंट और रियल इंटेलिजेंट, दे आर प्री ट्रेन्ड। तो जैसे चैट जीपीटी में जो पीटी वर्ड है, दैट इज प्री ट्रेन्ड, जेनरेटिव प्री ट्रेन्ड। वैसे ही दीज आर ऑल्सो प्री ट्रेन्ड, उनको डिजाइन ही ऐसे किया गया है कि ये टेम्परेचर हो बाहर का तो ऐसा कर लेना, वैसा हो तो सामान अंदर ज्यादा पड़ा हो तो टेम्परेचर गिरा देना, कम पड़ा हो तो बढ़ा देना। तो ऐसा दे सीम टू बी acting in intelligent manner, but they are not actually intelligent like humans. They cannot perform intellectual tasks like us, like writing poem, abstract thinking and all. They can just do those things that have been assigned to them. ये वॉशिंग मशीन सिर्फ कपड़े ही धोएगा, कॉटन के कपड़े हो सकता है कि अलग से धो दे, पॉलिएस्टर के अलग से धो दे, क्योंकि उसकी डिजाइनिंग ऐसी की गई है, प्री ट्रेन्ड प्रोग्रामिंग वैसी की गई है। बट ये नहीं कि कल होकर के ये लगेगा हमें म्यूजिक सुनाने की, सुनो यार गाने सुनो, ऐसा नहीं कर सकता ये। तो ये एआई वॉशिंग मशीन होगा, बट काफी लिमिटेड लेवल का है।
ये तो बात हो गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। अब एक और कॉन्सेप्ट है, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, एजीआई। ये एजीआई जो है, ये अभी तक सिर्फ कॉन्सेप्ट है, डेवलप नहीं हो पाया है। बट एजीआई वैसे मशीन्स होंगे, वैसे रोबोट्स होंगे जो इंसानों की तरह इंटेलेक्चुअल टास्क भी कर पाएंगे और हमारी तरह रीजनिंग भी कर पाएंगे। उनके पास भी कॉमन सेंस होगा, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, मतलब पोएम लिख दिया, पंक्तियां लिख दी, गाने लिख दिए। उनके पास भी इंसानों की तरह आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करके उससे अपना नॉलेज बना करके फिर फ्यूचर में उस नॉलेज को इस्तेमाल करने की काबिलियत होगी। तो दे विल हैव कंप्लीट ह्यूमन लाइक कॉग्निटिव एबिलिटीज। ऐसा कॉन्सेप्ट को कहा जाएगा आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। इंसान और एजीआई में क्या अंतर होगा? देखिए, इंसान और एजीआई काफी हद तक सिमिलर होंगे, बस एक ही अंतर आप कह सकते हैं कि ह्यूमंस आर अलाइव, दे आर डेड। बट ह्यूमंस जैसे दे लर्न फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस, देयर एक्सपीरियंस, जैसे कि हम लोग स्कूल में, घर में, बचपन से अपने परिवार में लोगों को देखते हुए, टीवी देखते हुए, बुक पढ़ते हुए, आर्टिकल्स पढ़ते हुए हमने हमारे एक्सपीरियंसेस डेवलप किए हैं। उन एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे फ्यूचर में हम अपने डिसीजंस लेते हैं इन ऑर्डर टू सॉल्व एनी गिवन प्रॉब्लम। The AGI, artificial general intelligence, will do the same. It is, it will be a software or a computer that will also experience things happening in the surrounding, and in future on the basis of that experience it will try to make decisions। आखिर हम भी तो यही करते हैं, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे अपने फ्यूचर में फैसले लेते हैं, पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे। अब एजीआई सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो रियलिटी बन सकती है जिस फास्ट पेस से अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन अभी तक के जो भी लेटेस्ट एआई टूल्स हैं, दे एट बेस्ट कैन बी कॉल्ड नैरो एआई। प्लीज फोकस ऑन दिस वर्ड, नैरो। जैसे चैट जीपीटी है, उसको नैरो एआई कहा जाएगा। नैरो मतलब those AIs, artificial intelligence tools, that can perform a very specific task. They cannot behave in intelligent fashion like humans। तो देखिए, एक तरफ इंसान हो गया, ठीक है, दूसरे तरफ नैरो एआई हो गया। नैरो एआई का एग्जांपल ये सब मशीन्स वगैरह हो गए, या इवन चैट जीपीटी जो मॉडर्न टाइम का सबसे एडवांस्ड एआई टूल माना जाता है, दैट विल आल्सो बी नोन एज नैरो एआई, because narrow AI will be able to perform only specific set of tasks जिसके लिए उसको प्री ट्रेंड किया गया है। बट narrow AI cannot learn from the events happening in the surrounding। narrow AI cannot have its own experiences and will not be able to make decisions on the basis of its own experiences। बट कॉन्सेप्ट है अभी कि धीरे धीरे जिस तरीके से एआई के फील्ड में डेवलपमेंट हो रहा है, वी विल बी एबल टू डेवलप AGI, artificial general intelligence, which will no longer be just narrow. It will have a human like intelligence. It will, like humans, experience the surroundings and make its own opinion on the basis of that experiences। तो आई जस्ट होप कि आपको तीन बातें समझ आ गई। एक तो ह्यूमन इंटेलिजेंस तो हमारे आपके पास है, एक हो गया नैरो एआई जो स्पेसिफिक सेट ऑफ फंक्शंस परफॉर्म करता है। अभी तक के जितने भी एआई हैं सबको नैरो एआई में ही काउंट किया जाएगा। बट कॉन्सेप्ट है कि भविष्य में वी कैन कम अप विथ आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस विच विल सीम टू बी एक्टिंग लाइक ह्यूमंस, experiencing events and making decisions on the basis of those events। अभी हाल फिलहाल में एजीआई न्यूज में क्यों आया? क्योंकि ओपन एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में काफी एडवांस्ड कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट के साथ इसका इंटीग्रेशन भी है। ओपन एआई के सीईओ सॉम अल्टमैन ने कहा कि हिज कंपनी इज गोइंग टू इन्वेस्ट बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन ऑर्डर टू ब्रिंग डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ एजीआई। As I told you, AGI can emulate human cognitive abilities and will be able to do unfamiliar tasks also। मतलब भविष्य में वो वैसे काम भी कर पाएगा जो उस जिसके लिए उसको ट्रेनिंग नहीं दी गई थी, जिसके लिए उसमें प्रोग्रामिंग नहीं की गई थी। सो AGI will be a kind of super intelligent robot friends जो
अंडरस्टैंड कर सकते हैं एवरीथिंग दैट वी से टू देम, एंड दे कैन टॉक टू अस, दे कैन लिव विथ अस, ऐसा कॉन्सेप्ट है अभी तक। और अगर एजीआई डेवलप हो गया तो आप कह सकते हैं कि मोर और लेस रोबोट्स के पास भी ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस आ गया। अभी रोबोट्स जो है दे आर इन नैरो एआई स्टेट। अभी देखिए एलन ट्यूरिंग जो कहे जाते हैं फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उन्होंने बेंचमार्क टेस्ट सेट किया है कि कब किसी रोबोट को हम लोग कहेंगे कि वो एजीआई का लेवल अटेन कर चुका है। अभी तक तो हम लोग सबको कहते हैं नैरो एआई। किस लेवल को अटेन करने के बाद हम किसी रोबोट को कह सकते हैं कि इट इज नो लॉन्गर जस्ट अ नैरो एआई बट एजीआई, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। एलन ट्यूरिंग साहब ने टेस्ट दिया है और उस टेस्ट का नाम है ट्यूरिंग टेस्ट। ट्यूरिंग टेस्ट काफी सरल है। कोई भी सिस्टम या मशीन जिससे हम बात करें और बात करके हमें पता ही ना चले कि हम इंसान से बात कर रहे हैं कि किसी मशीन से बात कर रहे हैं, इफ द मशीन makes us believe like we are talking to a human only, then at that level we will say that the machine has adopted human like intelligence, and now that machine should not be called narrow AI, that machine should be called AGI. This is Turing test. If a machine can engage in a conversation with a human without being detected as a machine, then it has passed the Turing test, and उस केस में हम इसको कहेंगे कि इट इज नो लॉन्गर नैरो एआई, इट हैज अटेन्ड एजीआई स्टेटस। अब देखिए एजीआई अगर अटेन हो जाता है तो उसके कई सारे पॉजिटिव्स भी होंगे। जैसे एआई के पॉजिटिव्स हैं, नैरो एआई के भी पॉजिटिव्स हैं, एजीआई के भी पॉजिटिव्स होंगे। हेल्थ केयर सेक्टर में फायदा होगा, बेहतर डायग्नोस्टिक्स की जा सकेगी, इलाज का बेहतर प्लानिंग हो सकेगा, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन जरूरी हैं। कई दफा मैंने देखा है, एक मेरा फ्रेंड हॉस्पिटल में था, उसको डॉक्टर ने लिखा एक दवाई और नर्स खिला रहे थे उनको अलग दवाइयाँ। तो ये सब गलतियां नहीं होंगी इफ वी विल हैव एजीआई। फाइनेंस और बिजनेस में भी फायदा होगा, ऑटोमेटिक प्रोसेसेस होंगे, इनहांस डिसीजन मेकिंग होगा। अभी मार्केट को समझने में, रियल टाइम एनालिसिस करने में, स्टॉक मार्केट को एंड ऑल, उसमें भी एजीआई का फायदा होगा। एजुकेशन सेक्टर में भी फायदा होगा। एडेप्टिव लर्निंग सिस्टम मतलब हर एक बच्चे के हिसाब से उसका जो लर्निंग ग्राफ को देखते हुए उसकी लर्निंग मेथड्स को डेवलप किया जा सकता है विथ हेल्प ऑफ एजीआई। इट कैन डेमोक्रेटाइज लर्निंग प्रोसेस, क्योंकि द लर्निंग और एजुकेशन सिस्टम कुड बी मेड चीपर, अवेलेबल टू ऑल। जैसे मैंने आपको बताया ना 2-3 दिनों पहले, मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज एंड ऑल, तो उस तरीके से डेमोक्रेटाइज द लर्निंग, पर्सनलाइज्ड एजुकेशन। डेंजरस काम, इस तरीके का काम जो अभी वर्कर्स करते हैं, जैसे मैन होल क्लीनिंग, इन सब के काम को और एआई कर पाएगा आराम से, तो इसके लिए इंसानों को लगने की जरूरत नहीं होगी। मैनहोल क्लीनिंग के लिए एक मैनहोल क्लीनर आया है, एआई मैनहोल क्लीनर, जिसका नाम है बैंडिकूट मैनहोल क्लीनर। तो ये सब चीजें हो पाएंगी जो हमारे लिए फायदे वाली बात है। ओवरऑल इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। नीति आयोग का कहना है कि अगर एआई को ठीक तरीके से डेवलप किया गया तो 15% तक इकोनॉमी को बूस्ट मिल सकता है बाय 2035। तो कुछ चीजें याद रखिएगा, डेटा नेम्स याद रखिएगा, दैट विल मेक योर आंसर बेटर। बट एआई के कुछ नुकसान भी हैं। एक नुकसान जो लग रहा है, हो सकता है काफी बड़े स्तर पे, एट ए ह्यूज लेवल, वो होगा इन्वायरमेंटल डैमेज। क्योंकि एआई मशीन्स को रन करने के लिए बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए फिर कोल बर्न करना होगा, तो दैट इज अ प्रॉब्लम। तो जब तक हम लोग पूरी तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पे नहीं शिफ्ट हो जाते हैं, एआई को रन करने के लिए फिर बहुत सारा कोल बर्न करना होगा, ग्रीन हाउस गैस इमिशन होगा। उसके अलावा एआई के कारण काफी सारा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट रिलीज हो सकता है। उसके अलावा लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, बिकॉज व्हेन रोबोट्स विल डू आवर जॉब, फॉर एग्जांपल 3D प्रिंटिंग की मदद से बेंगलोर के अंदर एक पोस्ट ऑफिस बना दिया गया, ड्राइवरलेस कार्स का कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो फिर नौकरियां तो जाएंगी ना। जब प्रिंटिंग से बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी तो मिस्त्री मजदूर क्या करेंगे, ड्राइवरलेस कार होंगे तो फिर ड्राइवर्स क्या करेंगे। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का कहना है कि अबाउट 75 मिलियन जॉब कट्स विल बी सीन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ एआई। सोशल इनइक्वालिटी होगा, द रिच पीपल विल बिकम रिचर बिकॉज दे हैव मोर स्किल्स और appropriate skills to make benefit out of AI. The poor will become poorer.
लॉस ऑफ बेसिक ह्यूमन स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज, हम लोग खुद जो बेसिक काम आजकल जैसे मैं देखता हूँ, कुछ भी अगर एप्लीकेशन लिखना है, कुछ लेटर लिखना है, लोग चैट जीपीटी में डालते हैं और लेटर बना लेते हैं। इससे होगा क्या, धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बेसिक लेटर लिखना, मैसेज लिखना भी हम भूल जाएंगे। लॉस ऑफ बेसिक ह्यूमन स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज, दिस इज गोइंग टू हैपन when we start relying too much uh, on the AI things, then our natural intelligence will get compromised. ये एक बार बिल गेट्स का आइडिया देख लेते हैं, फिर पांचवे नेगेटिव पे आएंगे। बिल गेट्स का कहना है कि देखिए, जॉब कट्स तो होंगे ही बिकॉज ऑफ एआई, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे इंसान जॉब करता है तो कमाई का एक हिस्सा इनकम टैक्स के तौर पे देता है, वैसे ही रोबोट्स को अप्लाई करने वाली कंपनियां रोबोट टैक्स दिया करें कि अच्छा आपने एक रोबोट लगाया है तो टैक्स दीजिए, जिस टैक्स की मदद से सरकार लोगों का स्किल डेवलपमेंट करेगी ताकि लोगों को एब्जॉर्ब किया जा सके इन द अपकमिंग इंडस्ट्रीज। तो ये एक आइडिया दिया था बिल गेट्स ने, कहीं आप लिख सकते हैं कि रोबोट्स दैट स्टील ह्यूमन जॉब शुड पे टैक्सेज द वे वी पे इनकम टैक्स, दे शुड ऑल्सो पे टैक्स। चलिए मुद्दे पे आते हैं। जो पांचवा जो सबसे बड़ा कंसर्न है कि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस अगर डेवलप हो गया तो दे माइट आउटपेस ह्यूमंस। अभी आप देख रहे हैं कि हम लोग लेटर लिखना छोड़ चुके हैं, हम लोग बेसिक कुछ भी कंपोजिशन करना बंद कर चुके हैं। तो होगा क्या, धीरे धीरे हम लोग डल होते जाएंगे और एआई बेहतर होता जाएगा, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिस एआई माइट आउटपेस ह्यूमंस, we might become too dependent on them, they start might getting independent of us, humans might lose control of AI when they develop at the level of AGI, और एक टाइम के बाद they might start dominating us। ट्रांसफॉर्मर मूवी में भी यही आइडिया दिखाया गया कि देयर विल बी अ टाइम व्हेन रोबोट्स विल बी कंट्रोलिंग ह्यूमंस। स्टीफन हॉकिंग्स जो महान साइंटिस्ट रहे हैं, उन्होंने, अब तो उनकी डेथ हो गई, उन्होंने 2014 में बीबीसी को एक इंटरव्यू देते हुए कहा था, इसको आप लिख सकते हैं एग्जाम में, याद कर लीजिए इस कोट को। ही सेड द डेवलपमेंट ऑफ फुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुड स्पेल द एंड ऑफ ह्यूमन रेस। तो एआई का क्या फायदा क्या नुकसान, याद कीजिए अगेन एथिक्स की क्लास मैंने आपको बताया कि एनिमल्स और ह्यूमंस के बीच का कंपटीशन खत्म हो गया। नाउ ह्यूमंस डोमिनेट एनिमल्स, व्हाई, बिकॉज ऑफ इंटेलिजेंस। सो इट इज द इंटेलिजेंस दैट डिसाइड्स आवर सक्सेस और फेलियर। अभी के लिए एआई कुड बी पुट एज इनएनिमेट थिंग, नॉन इंटेलिजेंट थिंग, if it is less intelligent than plants themselves, right? So AI could be put here. But if AGI is developed, artificial general intelligence is developed, and with the time we humans become more and more dependent on them, so AGI might come at this, they might become more intelligent than us, and then they might start dominating us. That is also a challenge. तो ये सारी बातें आपको लिखनी है एस्से राइटिंग में या एथिक्स पेपर में, कि सबसे बड़ा चैलेंज तो ये होगा कि हम लोग ओवर डिपेंडेंट हो जाएंगे एंड सम डे दिस एजीआई माइट आउटपेस अस। कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, एस्से हो या एथिक्स आंसर हो, कंक्लूजन में आप यही लिखेंगे कि जो दो इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं हाल फिलहाल में ऑन हैविंग रेस्ट्रिक्शन ओवर एआई डेवलपमेंट, एक हुआ है ब्लेचले पार्क डिक्लेरेशन लंदन में, और दूसरा हुआ है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जीपीएआई के अंदर न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया गया है 2023 में। दोनों में ही बात की गई है कि एआई के डेवलपमेंट को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट किया जाए और ध्यान से बढ़ा जाए आगे। ऐसा ना हो कि हम लोग एआई में कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर बैठे जो इंसानियत के लिए खतरा बन जाए। तो दिल्ली डिक्लेरेशन अंडर जीपीएआई एंड ब्लेचले पार्क डिक्लेरेशन। ब्लेचले पार्क डिक्लेरेशन में एक वर्ड इस्तेमाल किया गया है एआई फ्रंटियर्स, मतलब लेट अस आइडेंटिफाई द लिमिट्स ऑफ एआई बियॉन्ड विच इट कुड बी डेंजरस टू ह्यूमंस। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में कहा गया है कि द डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ एआई मस्ट बी बैलेंस्ड along with human interest, balance between innovation and risk associated. Never ever in the name of innovation we should end up creating such a system which risk human existence itself. So there should be a balance between the two. कम से कम ये दोनों नाम याद रखिएगा, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन एंड ब्लेचले पार्क डिक्लेरेशन। यहीं से आप कंक्लूड करना एआई के अगर ऊपर कोई प्रश्न आए तो।
यूपीएससी प्रीलिम्स में ये प्रश्न पूछा गया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। याद रहे ये एआई के ऊपर प्रश्न है, एजीआई के ऊपर प्रश्न नहीं है, ठीक है, इसके बेसिस पे आप अटेम्प्ट कीजिए। द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट गोल्डीन। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। क्या हुआ है कि रिसर्चर्स ने दुनिया में पहली बार 1 एटम थिक गोल्ड सीट बना करके तैयार किया है। फ्री स्टैंडिंग शीट ऑफ गोल्ड विच इज जस्ट 1 एटम थिक, जिसको नाम दिया गया है गोल्डीन। तो गोल्डीन जो है आप कह सकते हैं कि 2D, 2 डायमेंशन में, 3 डायमेंशन में है ही नहीं, क्योंकि जस्ट 1 एटम थिक है। 2D मेटल है, फ्री स्टैंडिंग 2D मेटल, जस्ट 1 एटम थिक। कैसे इसको बनाया गया है? तो इसके लिए क्या किया गया कि पहले एक सिंगल लेयर ऑफ सिलिकॉन लिया गया। सिलिकॉन का सिंगल लेयर बनाया जा सकता है, अभी तक गोल्ड का नहीं बना था। तो सिंगल लेयर ऑफ सिलिकॉन लिया गया और उसको सैंडविच कर दिया गया विथ लेयर्स ऑफ टाइटेनियम कार्बाइड फ्रॉम बोथ साइड्स। दो साइड से टाइटेनियम कार्बाइड और बीच में सिंगल लेयर ऑफ मोनो लेयर ऑफ सिलिकॉन। और फिर ये जो सैंडविच बन गया उसके ऊपर से गोल्ड लगाया गया। तो गोल्ड धीरे धीरे परकोलेट करते हुए घुस गया अंदर दोनों टाइटेनियम कार्बाइड के बीच में से, और सिलिकॉन को रिप्लेस करके गोल्ड चला गया। द गोल्ड डिफ्यूज्ड इनटू मटेरियल एंड रिप्लेस्ड सिलिकॉन एटम्स। और इस तरीके से सिलिकॉन के जगह पे सिंगल लेयर का गोल्ड सीट बन गया। और फिर साइंटिस्ट ने क्या किया, टाइटेनियम कार्बाइड लेयर्स को हटा दिया, एंड विद दिस वी गॉट अ फ्री स्टैंडिंग 1 एटम थिक लेयर ऑफ गोल्ड विच इज अबाउट 100 नैनोमीटर थिक, बहुत ही पतला है, 400 टाइम्स थिनर देन द थिनेस्ट कॉमर्शियली अवेलेबल गोल्ड लीफ। तो इसको कहा गया गोल्डीन। गोल्डीन का कहां कहां इस्तेमाल हो सकता है? इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो सकता है। इसका केमिकल रिएक्शंस में कैटलिस्ट की तरह इस्तेमाल हो सकता है। कैटलिस्ट आप जानते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को एक्सपेडाइट करने के लिए, फास्ट करने में काम आता है। इकोनॉमिकली वाइबल है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में होता क्या है कि कहीं कहीं पे गोल्ड की जरूरत होती है फॉर कंडक्टिविटी। अब जितना पतला गोल्ड, देखिए अभी गोल्ड ज्यादा हो या कम हो फर्क नहीं पड़ता, कंडक्टिविटी के लिए चाहिए। तो जितना पतला गोल्ड उतना कम गोल्ड का खर्चा होगा, और गोल्ड तो वैसे भी महंगा है। तो थिनर गोल्ड in the form of goldine will now help electronic industry को to use lesser gold to perform the same task। पतला हो या मोटा गोल्ड हो, कंडक्टिविटी तो कंडक्टिविटी है। तो now it will be economically viable because less amount of gold will be required to fulfill the role of gold conductivity। उसके अलावा अलग एप्लीकेशंस भी हो सकते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्जन टू नेचुरल गैस दैट इज CH4, हाइड्रोजन प्रोडक्शन, वाटर प्यूरिफिकेशन में भी गोल्डीन का इस्तेमाल हो सकता है। तो मेंस में सीधा सीधा कई बार ऐसे प्रश्न पूछ लेते हैं साइंस एंड टेक पेपर में, जीएस पेपर 3 में। एक बार देख करके जाइएगा गोल्डीन क्या है और इसके क्या पॉसिबल एप्लीकेशंस हैं, एक बार रट लीजिएगा मेन से पहले। आ गया सीधा सीधा तो लिख दीजिएगा। पेपर इंडस्ट्रीज इन इंडिया, दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए पेपर इंडस्ट्री में होता क्या है कि पहले तो ऐसे सेलुलोज वाला जो रॉ मटेरियल होता है, ऐसे प्लांट्स, ऐसे ट्री जिसमें काफी ज्यादा सेलुलोज कंटेंट होता है, उनको निकाला जाता है। फिर उनका पल्प बनाया जाता है, मतलब पानी में डाल करके, और पहले तो वो थोड़ा सा फूल जाता है, फिर उसको लेयर बाय लेयर हटाया जाता है, तो वो होता है पल्प। उसको मिक्स वगैरह सब किया जाता है। मुद्दा ये है कि सेलुलोज, हाई सेलुलोज कंटेंट वाले जो प्लांट्स होते हैं उनसे बनता है पल्प, और पल्प से फिर लेयर बाय लेयर प्रेस करके बनता है पेपर। इस पूरे एक्टिविटी को कहा जाता है पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री। पल्प और पेपर इंडस्ट्री दुनिया में सबसे ज्यादा डेवलप्ड है नॉर्थ अमेरिका में। कनाडा और नॉर्थ अमेरिका के बाउंड्री में जो 5 लेक सी वाला जो एरिया है, वहां पे पेपर इंडस्ट्री काफी प्रोमिनेंट है। उसके अलावा नॉर्दर्न यूरोप में और ईस्ट एशियन कंट्रीज में पेपर इंडस्ट्री प्रोमिनेंट है। भारत के अंदर पेपर इंडस्ट्रीज बहुत प्रोमिनेंट नहीं है, 18 लाख टन के आसपास का प्रोडक्शन है। महाराष्ट्र इज द लार्जेस्ट पेपर प्रोड्यूसिंग स्टेट विथ अबाउट 18% ऑफ ओवरऑल इंडियाज प्रोडक्शन कमिंग फ्रॉम महाराष्ट्र। कहीं पेपर इंडस्ट्री पे प्रश्न आ जाए तो ये सब फैक्ट्स आपको बचा सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान में रखिए। मेनली जो मैंने आपको कहा कनाडा और अमेरिका वाला बॉर्डर रीजन, 5 ग्रेट लेक वाले रीजन में पेपर इंडस्ट्री डेवलप है। नॉर्दर्न यूरोप, भारत के अंदर 18 लाख टन ओवरऑल
and 18% of India's production is in the form of it comes from महाराष्ट्र। ठीक है, अब पेपर इंडस्ट्री बहुत सारे स्ट्रगल को फेस कर रहा है। सबसे बड़ा स्ट्रगल है शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल्स। देखिए, पेपर इंडस्ट्री के लिए मैंने आपको कहा कि ऐसा पल्प प्रोड्यूस करने वाला हाई सेलुलोज कंटेंट वाला रॉ मटेरियल चाहिए, वो मिलता नहीं है आजकल, क्योंकि फॉरेस्ट डिक्लाइन हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, ग्रोइंग कंपटीशन फ्रॉम इंटरनेशनल प्रोड्यूसर्स। तो इंटरनेशनल प्रोड्यूसर सस्ते दामों पे पेपर प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसलिए इंडिया के अंदर पेपर इंडस्ट्री ज्यादा चैलेंज में है। पेपर इंडस्ट्री को हाई पावर सप्लाई भी चाहिए, कॉस्ट ऑफ पावर बढ़ता जा रहा है, दैट इज अ चैलेंज फॉर पेपर इंडस्ट्री। डिजिटलाइजेशन के कारण तो आजकल हर जगह पेपरलेस वर्क हो रहा है, तो पेपर का डिमांड घट रहा है। भारत के अंदर पेपर का डिमांड जो है काफी सालों से स्टैग्नेट कर गया है, 2 kg पर ईयर पर कैपिटा। एक इंसान ऑन एन एवरेज एक साल में 2 kg पेपर उसकी जरूरत होती है, जबकि डेवलप कंट्रीज में इट इज एज हाई एज 200 kg। बट वहां पे भी घट रहा है, भारत में तो घट ही रहा है बिकॉज ऑफ डिजिटल एज एंड सिकनेस ऑफ पेपर यूनिट्स। पेपर यूनिट्स घाटे में है, इकोनॉमिकली अनवाइबल हो रहे हैं, इसीलिए बंद हो रहे हैं। इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल एचपीसी पेपर मिल जागी रोड में असम के अंदर हाल फिलहाल में बंद हो गया, आपको पता है। तो ये सब चैलेंजेस हैं पेपर इंडस्ट्री जो फेस कर रहा है। हाल फिलहाल में पेपर इंडस्ट्री इसलिए न्यूज में आया क्योंकि पेपर इंडस्ट्रीज के जो एसोसिएशन है, अलग अलग पेपर कंपनियों ने मिलकर के एसोसिएशन बनाया है, इंडियन पेपर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। इंडियन पेपर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, इन्होंने भारत सरकार को रिक्वेस्ट किया है कि जितना भी डिग्रेडेड लैंड है उसका कुछ एक हिस्सा, भारत के अंदर कई सारे ऐसे लैंड है जहां पे ना खेती हो सकती है, ना वहां पे कोई सेटलमेंट हो सकता है, उसको कहा गया डिग्रेडेड लैंड, उसका कुछ एक हिस्सा सरकार पेपर इंडस्ट्रीज को दे दे ऑन लॉन्ग टर्म लीज, ताकि वहां पे पेपर इंडस्ट्री वाले पल्प वुड प्लांटेशन कर पाए। इससे क्या होगा, पेपर इंडस्ट्री को भी बूस्ट मिलेगा और रूरल एम्प्लॉयमेंट को भी बूस्ट मिलेगा। उनका कहना है कि भारत के अंदर देर इज लार्ज चंक ऑफ डिग्रेडेड लैंड अवेलेबल, इवन ए स्मॉल फ्रैक्शन इफ अलॉटेड टू देम, इट कैन बी ए गेम चेंजर फॉर पेपर इंडस्ट्री, क्योंकि पेपर इंडस्ट्री इज मेनली फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल्स। देखते हैं भारत सरकार इस पर क्या फैसला लेती है, जो डिग्रेडेड लैंड्स उसका कुछ एक हिस्सा पेपर इंडस्ट्रीज को देती है कि नहीं देती है फॉर रॉ मटेरियल प्रोडक्शन। कल जो हमने आपको प्रश्न दिया था, मतलब सैटरडे को, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, करेक्ट आंसर इज 42nd अमेंडमेंट। डीटीएबी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स में के अंदर आता है, लेकिन इट इज नॉट हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग विद रिस्पेक्ट टू ड्रग परमिशन। ड्रग परमिशन को लेकर के सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग। मॉन्की पॉक्स, monkey monkeypox is not bacterial but it is viral disease, right? So correct answer would be option B, 2 only. That's all from our side for today. Thanks for watching.